स्वागत है आप सभी का आज के इस इंग्लिश की क्लास में। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो लेखक है महात्मा गांधी जी एंड उनके बायोग्राफी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो जैसा कि आप लोग सभी को पता ही होगा, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, है ना। 2 अक्टूबर 1869 है ना, कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि महात्मा गांधी की बायोग्राफी, बट क्यों करने वाले हैं भाई, इसकी क्या ज़रूरत है हमें। तो जो 12th का एग्ज़ाम होता है बिहार बोर्ड का, तो 100 मार्क्स में इंग्लिश में कभी कभी नहीं, सभी साल, प्रत्येक साल ये पूछे जाते हैं कि इस लेखक का जन्म कब हुआ था, है ना, उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में क्या कहा था। तो उनकी बायोग्राफी जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आज हम लेकर आए हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के जो लेखक है महात्मा गांधी जी, उनके बायोग्राफी के बारे में कुछ जानेंगे, बेसिक्स जो कि बुक में दिए हुए हैं, है ना, ऊपर में जो दिए रहते हैं उनका बायोग्राफी, वो उसी को हम आज बताने वाले हैं। हिंदी में पूरे ग्रामेटिकली बताने वाले हैं। आप अगर देख ले तो कभी नहीं भूलेंगे, ये मैं गारंटी देता आपको, कभी नहीं भूल सकते अगर आप ठीक से देख लेते हैं तो पूरी तरह। चलिए शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ है ये, जैसे बुक में लिखा होगा सेम टू सेम वैसे ही हमने भी लिखा है। चलिए ये क्या लिखा हुआ है? मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। सबसे पहले आप देखिए, आप लोगों को पता होगा कि गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का जो पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी है। मोहनदास करमचंद गांधी, ये जो है ऊपर वाला नाम मोहनदास करमचंद गांधी, ये है महात्मा गांधी का पूरा नाम। आप सभी जानते हैं भाई साहब, अगर आपको से कोई पूछ दे कि बताओ भाई गांधी जी का पूरा नाम क्या है, तो तुम लोग कहोगे मोहनदास करमचंद गांधी। भाई सबको पता है, ये आप लोगों को भी पता होगा, है ना। तो ये बच्चा भी जानता है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं पूरा। उसके बाद लिखा हुआ है पॉपुलरली नोन एज बापू, मतलब पॉपुलरली एक एडवर्ब है। सबसे पहले आप बताइए पॉपुलर माने क्या होता है? लोकप्रिय, है ना। पॉपुलर, कोई बोलता है कि ये पॉपुलर एक्टर है, नहीं कहता है पॉपुलर एक्टर मतलब लोकप्रिय अभिनेता है। तो ये पॉपुलरली, इसमें हम एलवाई जोड़ दिए, ये अफिक्स होता है एलवाई, जिसको हम बताएंगे आपको ग्रामर में बताएंगे। एलवाई अफिक्स होता है जो जुड़ जाता है, तो एडवर्ब बन गया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोहनदास करमचंद गांधी, जो मोहनदास करमचंद गांधी है महात्मा गांधी का पूरा नाम, पॉपुलरली नोन एज बापू, है ना, लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं। नोन एज मतलब होता है जाने जाना, है ना, मतलब जाने जाते हैं, नोन एज। बापू, बापू के रूप में जाने जाते हैं, या तो क्या और मतलब या द फादर ऑफ द नेशन, या तो बापू के रूप में जाने जाते हैं या तो फादर ऑफ द नेशन के रूप में जानते हैं, भारत के राष्ट्रपिता के रूप में। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के राष्ट्रपिता कौन है बताओ, तो भाई सबको पता होगा, बोलेंगे आप, हम लोग या आप लोग बोलेंगे कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ द नेशन, मतलब जो मोहनदास करमचंद गांधी है वो लोकप्रिय रूप से बापू और राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। उसके बाद है वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। इसका मतलब क्या हुआ? वाज का सबसे पहले प्रयोग हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? था या थी या थे के प्रयोग में हो जाएगा इसका, है ना। वाज का प्रयोग तो सिखाई होगा आपने, है ना। वाज का मतलब हो जाएगा था, थी या थे। तो यहाँ पर जो होगा वो हम सूटेबल था, थी या थे दे सकते हैं। चलिए, बोल रहे हैं वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। मतलब स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअल, है ना। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। हमने माने भी लिख दिया है, जिसका मीनिंग आपको नहीं पता नीचे लिख दिया है। जो नहीं पता होना चाहिए, वैसे सब आपको पता होगा, बट जो नहीं होना चाहिए उसको मैंने लिख दिया, पॉपुलरली लोकप्रिय रूप से, और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक। अब इस शब्द को हम समझ लेते हैं, आध्यात्मिक आखिर होता क्या है? आध्यात्मिक का मतलब होता है हृदय से संबंधित। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में शिक्षा और संस्कृति, है ना, पढ़ा है ना 10th में शिक्षा और संस्कृति। तो आप लोगों ने शिक्षा और संस्कृति में ये पढ़ा होगा, गांधी जी का ही है। गांधी जी ने कहा था कि बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देना अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। तो उसमें लिखा गया था
कि आध्यात्मिक शिक्षा क्या है। क्वेश्चंस भी था ऐसा, बार बार पूछे भी जाते 10th में एग्जाम में, तो क्वेश्चन भी था कि आध्यात्मिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो आध्यात्मिक शिक्षा ये होता है हृदय की शिक्षा होता है ना, जिससे बालकों में या आप सभी में या हम में है ना नैतिकता का बोध हो, है ना, नैतिकता का विकास हो, मोरल जो वैल्यूज है हम लोगों में बढ़े, नैतिक कर्तव्य बढ़े, तो उसी को बोलते हैं आध्यात्मिक। तो जो महात्मा गांधी जी थे एक नेता से बढ़कर थे, है ना, क्या बोल रहा है, वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर, मतलब एक नेता से बढ़कर एक आध्यात्मिक नेता थे, है ना, एक राजनीतिज्ञ नहीं थे बल्कि वो आध्यात्मिक नेता थे। ठीक है, वहाँ तक समझ गए। चलिए इसका हिंदी भी देख लेते हैं, जो मैंने बताया वैसा ही हिंदी भी होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं। चलिए इसका हिंदी लिख दिया मैंने। चलिए हिंदी देखिए क्या लिखा हुआ है कि जैसा कि आपको पता है महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, सभी को पता होगा भाई, है ना। मोहनदास करमचंद गांधी का पूरा नाम, है ना, क्या है, मतलब महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। महात्मा गांधी लोकप्रिय रूप से बापू और राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, पॉपुलरली लोकप्रिय रूप से, और नोन एज मतलब जाने जाते हैं। यहाँ नोन एज मतलब जाने जाते हैं किसके रूप में, तो बापू के रूप में और राष्ट्रपिता के रूप में। ठीक है, उसके बाद है वे राजनीतिक से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता। चलिए इसका हिंदी देख लेते हैं, कट गया था। महात्मा गांधी लोकप्रिय रूप से, है ना, महात्मा गांधी लोकप्रिय रूप से बापू और राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। वे राजनीतिक से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे, है ना, आध्यात्मिक नेता जिसको स्पिरिचुअल लीडर बोलते हैं। चलिए अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। अगला पैराग्राफ ये है, चलिए देखिए क्या है। ही सक्सेसफुली यूज्ड, पहले हम पढ़ देते हैं एक बार, उसके बाद हम टोटली समझाएंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग समझाएंगे, हिंदी समझाएंगे। चिंता लेने की बात नहीं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं इस पैराग्राफ को। लिखा हुआ है, ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। ठीक है, आप लोगों ने समझ गया होगा, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मीनिंग भी लिख दिया मैंने कुछ कुछ, एक बार उसको देख लेते हैं। पहला लिखा है वेपन्स, वेपन्स मतलब होता है हथियार, होता है ना वेपन्स। उसके बाद होता है नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा, और इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता। तो अब उनके बारे में लिखा है, महात्मा गांधी के बारे में। देखिए ही मतलब क्या होता है, वह सबको पता होगा भाई, सी माने वह स्त्री के लिए, ही माने वह पुरुष के लिए। तो ही मतलब यहाँ पर महात्मा गांधी के लिए किया गया है। ही मतलब महात्मा गांधी सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक, सक्सेसफुल मतलब क्या होता है, सफलता, सक्सेसफुल मतलब क्या होता है, सफलता, और उसमें लगा दिया है LY, तो हो गया सफलतापूर्वक। एक अफिक्स जोड़ दिए तो सफलतापूर्वक हो गया, है ना, सक्सेसफुली। तो महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक यूज मतलब प्रयोग किया, यूज माने इस्तेमाल करना होता है, और इसमें डी लगा दिए तो पास्ट टेंस में चला गया, पास्ट काल में चला गया, है ना, भूतकाल में। तो महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक प्रयोग किया किसका, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का, मतलब ट्रूथ मतलब सत्य और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया सत्य और अहिंसा का। इसका क्यों उपयोग किया, आगे लिखा हुआ है, एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब कि हमारे देश में जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश रूल, हमारे देश में ब्रिटिश रूल अंग्रेज़ों का चलता था, उसके खिलाफ सत्य और अहिंसा का उसने सफलतापूर्वक उपयोग किया, प्रयोग किया, इस्तेमाल किया, जो कह लीजिए, है ना। ही सक्सेसफुली यूज्ड मतलब हम यहाँ पर लाइन बाय लाइन बता रहे हैं आपको, लाइन बाय लाइन इसलिए बता रहे हैं, मतलब हिंदी ऐसा नहीं बनेगा, हम आपको टोटली वर्ड बाय वर्ड इसका हिंदी बताते जा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो, आप लोगों को डायरेक्ट माइंड में घुस जाए, हाँ सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक। बट वैसे इंग्लिश नहीं होगा, उसका पीछे से बनता है हिंदी, इंग्लिश होता है आगे से, उसका जो हिंदी बनता है पीछे से बनता है, बट हम हिंदी भी आगे से ही बनाते जा रहे हैं, वैसा नहीं होगा। बट ये भी अर्थ बहुत हद तक सही है ना, आप लोग समझ जाएंगे। तो चलिए बोल रहा है, ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, मतलब उन्होंने, महात्मा गांधी ने प्रयोग किया सत्य और अहिंसा का, एज द चीफ वेपन्स मतलब एक मुख्य हथियार के रूप में, है ना। क्या लिखा हुआ है, एज द चीफ वेपन्स, मतलब जैसे मान लीजिए मैं कहूँगा कि आई यूज्ड पेन एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट माई लाइफ, इसका मतलब हुआ कि मैंने अपने जीवन में पेन का इस्तेमाल किया, है ना, पेन का इस्तेमाल किया सब कुछ करने के लिए।
तो वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब कि महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ, है ना, अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो भारत में उसकी आधिपत्य था उसके खिलाफ सत्य का और अहिंसा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। समझ गए। उसके बाद लिखा हुआ है एंड, है ना, ही सक्सेसफुली यूज, फिर एक बार देख लीजिए, ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया सत्य और अहिंसा का एज द चीफ वेपन्स, मतलब एक मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, किसके खिलाफ, तो द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब भारत में जो अंग्रेज़ों का शासन था उसके खिलाफ, एंड मतलब और पता ही होगा, हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को सहायता किया किस चीज़ में, तो गेन इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता पाने में सहायता किया महात्मा गांधी जी ने। एकदम आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने कई बार बता दिया इसका इंग्लिश हिंदी, है ना, फिर बता देता हूँ। ही सक्सेसफुली यूज मतलब उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस मतलब सत्य और अहिंसा का, एज द चीफ वेपन्स मतलब एक मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, और है द ब्रिटिश रूल इन इंडिया मतलब जो हमारे देश में ब्रिटिश रूल था उसके खिलाफ महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया, सक्सेसफुली, एंड हेल्प्ड इंडिया, और भारत की सहायता किया किसमें, गेन मतलब होता है प्राप्त करना, इंडिया का सहायता किया स्वतंत्रता प्राप्ति में, है ना। चलिए इसका एक हिंदी, शुद्ध हिंदी देख लेते हैं। हम तो बताया वो उठपटांग था, कहीं कहीं से बता दिए, अब उसका जो शुद्ध हिंदी मैंने लिखा है वो देख लीजिए। वैसे आप लोग शुद्ध हिंदी बना ही सकते हैं इससे, बट एक बार और देख लेते हैं हिंदी कि इसका आखिर हिंदी होता क्या है। देखिए यहाँ पर है कि उन्होंने, है ना, कि उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ, देखिए लास्ट वाला का पहले है, उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया, यूज्ड मतलब और एंड का था और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में सहायता की, हेल्प्ड था ना, हेल्प्ड सहायता की। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ की ओर चलते हैं। अगला पैराग्राफ ये रहा आपके सामने। चलिए क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम 1915 टिल 1948, मतलब फ्रॉम मतलब से और टिल मतलब होता है तक। तो आपको पहले ही बताया है कि इंग्लिश में क्या होता है कि जो लास्ट में रहता है वो पहले देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है फ्रॉम 1915 मतलब फ्रॉम 1915 1915, तो 1915 पहले आएगा और जो इसका हिंदी है बाद में जाएगा, से हो जाएगा यहाँ पर। यही है इंग्लिश का कमाल कि इंग्लिश में जो लास्ट वाला होता है वो पहले आ जाता है, इसलिए यहाँ पर जो फ्रॉम 1915 हो जाए यहाँ पर हो जाएगा 1915 से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार और। तो क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम 1915 टिल 1948 मतलब 1915 से 1948 तक। चलिए मैं पहले उसको मैं आपको बता देता हूँ कि क्या सब हुआ था। तो देखिए 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे भारत, 1893 में गए थे और 1915 में लौटे थे। उसके बाद उन्होंने कई सारे मूवमेंट्स किए, आंदोलन जिसको बोलते हैं, है ना, कई सारे सत्याग्रह किए। तो 1948 में जब उनकी मृत्यु हुई तो उस बीच के समय में 1915 से 1948 के समय में जो भारतीय राजनीति थी ना, उन पर महात्मा गांधी जी का बहुत ही बड़ा प्रभाव था, है ना। वो बहुत ही प्रभावकारी नेता थे, उनकी जो बात है अंग्रेज़ों को भी माननी पड़ती थी, है ना। बहुत ही प्रभावकारी नेता थे, जैसे कि हम लोग जानते हैं 10th में पढ़े थे, उसकी हिस्ट्री पढ़े थे पूरे महात्मा गांधी, है ना, मतलब पूरी हिस्ट्री महात्मा गांधी पर थी। उन्होंने कई सारे सत्याग्रह किए, जैसे चंपारण सत्याग्रह बिहार में किए 1917 में, उनका सबसे पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी जी का। उसके बाद 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना किए। उसके बाद कई सारे, है ना, 1930 में दांडी मार्च के द्वारा दांडी यात्रा किए। उसके बाद 1922 में असहयोग आंदोलन किए, मतलब कई सारे मूवमेंट्स किए, जिसके कारण 1915 से यहाँ पर लिखा हुआ है 1915 से लेकर और 1948 तक उनके मरते तक ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब उनका जो सारा समय है उसने पूरे इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर दिया। अब हम यहाँ पर ये जो डोमिनेटेड है ना, डोमिनेट शब्द बहुत ही प्रोफेशनल शब्द है। डोमिनेट मतलब होता है प्रभावकारी, उसका बहुत सारा अर्थ होता है। चलिए मैं आपको हम समझा ही देता हूँ। जो डोमिनेट आपको दिख रहा है DOMINATE, ये डोमिनेट जो वर्ड है, शब्द है, बहुत ही प्रोफेशनल है ना। अगर आपको कोई बोल देगा कि मैंने तो डोमिनेट कर दिया भाई साहब अपना सारा समय पढ़ने में, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बोल रहा है मैंने डोमिनेट कर दिया अपना सारा समय पढ़ने में, इसका मतलब वो पूरी तरह से
पूर्ण तरीके से पढ़ रहा है, पूरा समय पढ़ने में दे रहा है। तो डोमिनेट का अर्थ ऐसे समझ सकता है कि पूरा प्रभाव, एकदम प्रभावकारी हो गया, डोमिनेट हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर कहा हुआ है, क्यों कहा गया है डोमिनेट, है ना, कि ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड, मतलब उन्होंने 1915 से 48 तक उनका जो है 1915 से 48 तक महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति पर बहुत ही बड़ा प्रभाव था। जैसे कि आपको बताया ही, कई सारे मूवमेंट्स किया है ना, अंग्रेज़ों को भी उनकी बात माननी पड़ती थी, सबको पता ही होगा, 10th में आप लोगों ने पढ़े है। इसलिए इसका हिंदी ये हुआ कि 1915 से 1948 तक उन्होंने पूर्ण रूप से, है ना, कम्प्लीटली, पूरी तरह से भारतीय राजनीति को अपना समय डोमिनेट किया, या भारतीय राजनीति पर उनका बहुत ही बड़ा प्रभाव रहा, है ना, बहुत प्रभाव रहा। उसके बाद दिया हुआ है, ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक। फैनेटिक मतलब होता है कट्टरपंथी, कट्टरपंथी मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो कट्टरपंथी क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा। कट्टरपंथी मतलब कट्टर प्रतिक्रिया वाले, जो जैसे मान लीजिए मैं बोलूँगा कि मैं हिंदू कट्टरपंथी हूँ, मान लीजिए मैं हूँ नहीं, जैसे मान लो मैं कहूँगा मैं हिंदू कट्टरपंथी हूँ, हिंदू, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मुस्लिम आएगा मेरे सामने, मैं उसको देखना नहीं चाहूँगा, है ना, ये मैं बोल रहा हूँ, जस्ट हूँ नहीं भाई, मैं कट्टरपंथी, मेरे लिए सब समान है। तो मैं अगर मान लूँ, अगर हूँ मैं, या आप लोग मान लो कि मैं हूँ, उसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो कट्टरपंथी का मतलब होता है नहीं, मैं तो यही करूँगा, है ना, मेरा धर्म यही है, मैं उसको मानूंगा, पूरा उस पर लग गया है, तो उसी को बोलते हैं कट्टरपंथी। तो ऐसा ही एक आदमी कट्टरपंथी था, नाथूराम गोडसे, उनके द्वारा, है ना, उनके द्वारा जो है नाथूराम गोडसे जो है, उनके द्वारा महात्मा गांधी जी का हत्या कर दिया गया, है ना, उनको गोली मार दी गई थी। चलिए देखिए, उसके बाद मिटा देते हैं उसको। चलिए, तो क्या लिखा हुआ है कि ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक, एंड एट द हैंड्स मतलब उसके हाथों, एट द हैंड्स मतलब भाई एट माने पर होता है, उसके हाथों पर नहीं, एट द हैंड्स के यहाँ पर ये माने मीनिंग हुआ, एक कट्टरपंथी के हाथों 30 जनवरी 1948 को मारे गए या हत्या कर दी गई महात्मा गांधी जी का। कट्टरपंथी का नाम क्या आगे हम चलिए इसका हिंदी देख लेते हैं। चलिए, कट्टरपंथी का नाम लिखा हुआ कहीं, चलिए देखिए इसका हिंदी है कि 1915 से 1948 तक वे पूरी तरह से था ना, कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से, कम्प्लीटली मतलब पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर हावी थे, है ना, पर पूरा प्रभाव था उसका, पूरा हावी था, है ना, भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटिक्स पर उसका पूरा डोमिनेशन था, है ना, पूरा डोमिनेशन मतलब पूरी तरह से प्रभावित था, पूरा उसका डोमिनेशन था भारतीय राजनीति पर। चलिए आगे है, मतलब ये सीधी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि इस समय महात्मा गांधी पूरे भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे, अंग्रेजों को भी इनकी बात माननी पड़ती थी, इतना प्रभावकारी नेता थे 1915 से 48 तक, मरते दम तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है ना, इनकी बात माननी पड़ती। 30 जनवरी 1948 को एक कट्टरपंथी घात उनकी मृत्यु हो गई। कट्टरपंथी का नाम क्या था? नाथूराम गोडसे, सबको पता ही होगा। उसके बाद इसलिए हम लोग जो पूरे भारत में 30 जनवरी को पूरे भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ ये आ गया। चलिए अगला पैराग्राफ देखिए क्या हुआ है, ये बहुत अच्छा है, समझिएगा आप लोग। लिखा हुआ है हिज ऑटोबायोग्राफी, पहले पढ़ देता हूँ मैं। His autobiography, My Experiment with Truth, and numerous articles that he wrote for Young India, and the speeches that he delivered on different occasions, reveal him not only an original thinker but also a great master of chest idiomatic English। चलिए इसका अब हिंदी हम बता देते हैं लाइन बाय लाइन। लिखा हुआ है हिज ऑटोबायोग्राफी, मतलब हिज मतलब किसके लिए किया गया उपयोग? महात्मा गांधी जी लिखे, क्योंकि पुरुष है, हर तो कर नहीं सकते हैं। तो हिज ऑटोबायोग्राफी मतलब उनकी जो आत्मकथा है, जो उन्होंने लिखा है। क्या है आत्मकथा? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इसका हिंदी होता है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसका एक लेख है, सत्य के आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरा, भाई स्क्रीन पे ठीक से लिखा था भी नहीं है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो इसका हिंदी है, इसका माय एक्सपेरिमेंट ट्रूथ का, ट्रूथ मतलब सत्य, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, है ना, आपको पता ही होगा। तो उनकी जो आत्मकथा है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, एंड नंबरस आर्टिकल्स, नंबरस मतलब होता है कई, है ना, अधिक, बहुत सारे, नंबर माने संख्या होता है ना, उसमें हम OUS लगा दिए। क्या लगा दिए? OUS, तो हो गया एडजेक्टिव, बहुत हो गया। नंबर NUMBER होता है तो उसमें नंबरस बना दिए, उसमें से बी हटा दिए, लॉजिक बताया, कोई है नहीं वैसा। चलिए
तो कहा हुआ है कि हिज ऑटोबायोग्राफी है ना, उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में सत्य के साथ मेरा प्रयोग और एंड नमरस आर्टिकल्स और कई लेख, आर्टिकल्स मतलब लेख जो होता है ना, लिखते हैं कवि सब है ना, लेखक सब, और कई लेख जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखा है ना, युवा भारत के लिए लिखा है ना। आर्टिकल्स दैट का यहाँ पर जो के लिए होगा, जो ही रोट फॉर यंग इंडिया, रोट है ना, V2 दिया हुआ है, पास्ट में चला गया, ही रोट फॉर यंग इंडिया, जो उन्होंने युवा भारत के लिए लिखा, एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, मतलब कि उन्होंने अपनी बायोग्राफी, आत्मकथा एंड ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरे सत्य के साथ मेरा प्रयोग, चलिए मैं बताते जाता हूँ, उनका बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, सत्य के साथ मेरा प्रयोग और कई आर्टिकल्स मतलब कई लेख, जो यहाँ पर दैट का अर्थ जो होगा, जो उन्होंने युवा भारत के लिए लिखा, एंड तथा द स्पीचेज मतलब कई सारे भाषण जो उन्होंने डिलीवर्ड किया डिफरेंट ओकेजन्स पर, मतलब विभिन्न अवसरों पर उन्होंने जो भाषण दिया, डिलीवर्ड मतलब दिया, मतलब दे दिया गया है, पास्ट काल में डिलीवर्ड हो गया। जैसे आप लोग जैसे कुछ मंगाएंगे अमेजन से या फ्लिपकार्ट से कुछ भी, तो आपको अगर मिल जाएगा तो आपके अकाउंट पे मैसेज आ जाएगा डिलीवर्ड मतलब आपको दे दिया गया है। मतलब महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखा, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, कई अभिलेख लिखे है ना, और कई भाषण दिए विभिन्न अवसरों पर, है ना। लिखा हुआ है ना कि डिफरेंट ओकेजन्स माना होता है अवसर, है ना, ओकेजन नहीं कहते अवसर, ओकेजन है ना, कोई अवसर पे, विभिन्न अवसरों पे, डिफरेंट मतलब विभिन्न। तो उन्होंने जो भाषण दिए विभिन्न अवसरों पर, रिवील मतलब होता है प्रकट करना, इससे यह साबित होता है या इससे यह प्रकट होता है इस ऊपर के लिखे हुए बात से कि रिवील हिम नॉट ओनली एन ओरिजिनल थिंकर, मतलब कि वो है मात्र एक मुख्य विचारक ही नहीं, मूल विचारक ही नहीं, मतलब वो सिर्फ सोच ही नहीं सकता है ना, उसके पास दिमाग ही नहीं है, बल्कि बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, मतलब वह पवित्रता के एक स्वामी भी है ना, पवित्रता के एक महान स्वामी भी है। मास्टर ऑफ चेस्ट मतलब होता है पवित्रता के स्वामी, जहाँ पर मैंने लिख दिया है पवित्रता के स्वामी के एक महान, मतलब पवित्रता के एक महान स्वामी भी है, समझ गए। चलिए फिर से मैं एक बार इसका हिंदी बना देता हूँ लाइन बाय लाइन। क्या है हिज ऑटोबायोग्राफी, मतलब उनकी जो आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मतलब सत्य के साथ मेरा प्रयोग, एंड मतलब और नमरस आर्टिकल्स और कई अभिलेख या कई लेख, अभिलेख नहीं कई लेख, दैट ही रोट जो उन्होंने रोट लिखा, किसके लिए, फॉर यंग इंडिया जो उन्होंने युवा भारत के लिए लिखा, एंड द स्पीचेज और कई सारे भाषण, दैट मतलब जो ही डिलीवर्ड जो उन्होंने डिफरेंट ओकेजन्स पे दिया, मतलब विभिन्न अवसरों पे दिया, रिवील ही मतलब इससे यह प्रकट होता है कि हिम नॉट ओनली एन ओरिजिनल थिंकर, कि वह बल्कि मतलब वह सिर्फ ओनली मतलब वह सिर्फ एक मूल विचारक ही नहीं है, मतलब ओरिजिनल मतलब मूल हो गया या मुख्य हो गया। इससे कहने का तात्पर्य है कि महात्मा गांधी जी सिर्फ एक सोचने वाले व्यक्ति नहीं है, मूल विचारक ही नहीं है, वह किसी की चीज़ के बारे में अच्छा से सोच ही नहीं सकता है, बल्कि वह एक पवित्रता के स्वामी भी है ना। क्या लिखा है, बट ऑल्सो अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, मतलब एक पवित्रता के एक महान स्वामी भी है, उनके पास पवित्रता भी है ना, वो जानते हैं कि पवित्रता क्या होती है, उनके पास चरित्रता भी है, नैतिकता भी है, सब कुछ है उनके पास, सिर्फ वे सोच ही नहीं सकते हैं, बड़ा सोच ही नहीं सकता है, बड़े बड़े आंदोलन के बारे में सोच ही नहीं सकता है, बल्कि वो पवित्रता के एक महान स्वामी भी है, ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। आइडियोमेटिक इंग्लिश ये क्या है भाई साहब, देखिए आइडियोमेटिक मतलब होता है मुहावरेदार, और इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, मतलब मुहावरेदार अंग्रेजी में ये सब कहा गया है। ये जो लिखा हुआ है एक मुहावरेदार अंग्रेजी की तरह है, इसलिए ये आगे में लिख दिया गया आइडियोमेटिक इंग्लिश, ठीक है। आइडियोमेटिक मतलब मुहावरेदार होता है, इंग्लिश मतलब इंग्लिश अंग्रेजी। तो इसका हिंदी देख लेते हैं, चलिए आपको समझ में आ गया होगा, 2-3 बार मैंने बता दिया। चल देखिए इसका हिंदी है, मतलब जो मैंने बताया वही लिखा हुआ देखिए है ना। उन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग और कई लेख जो युवा भारत के लिए लिखा था ना कि फॉर यंग इंडिया है ना, उन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग और कई लेख जो युवा भारत के लिए लिखे तथा कई भाषण जो उन्होंने विभिन्न अवसरों पर दिए, इन सभी से यह प्रकट होता है जो रिवील था, रिवील हिम मतलब इससे
यह प्रकट होता है, हिम यहाँ पर महात्मा गांधी का के लिए हुआ है हिम। रिवील हिम नॉट ओनली अ क्या था, ओरिजिनल थिंकर, है ना, था ना, रिवील हिम नॉट ओनली अ ओरिजिनल विचारक, है ना, कि इन सभी से यह प्रकट होता है कि वे केवल, इसको जूम कर देते हैं, वे केवल एक मूल विचारक ही नहीं थे बल्कि अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट, है ना, पवित्रता के एक महान गुरु भी थे। आई होप आप सब समझ गए होंगे, क्योंकि इतना बताया मैंने, ऐसा आप समझ ही गए होंगे आप लोग। चलिए अगला है, 2 बार आ गया ना, चलिए उसको भगा देते हैं। चलिए अब अगला पैराग्राफ है, अगला पैराग्राफ ये का है कि इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट मतलब होता है उद्धरण, उद्धरण नहीं कहता है कि जैसे हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे कि इस उद्धरण ये कहाँ से लिया गया है, इस उद्धरण में क्या है। उद्धरण मतलब यहाँ पर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। उद्धरण मतलब उदाहरण, एक प्रकार से हम समझ सकते हैं, उद्धरण या उदाहरण उसको समझ सकते हैं। तो इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मतलब ये हुआ कि जो नीचे जो लिखा हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी जी ने लिखा है, इसमें क्या बताते हैं गांधी जी, है ना। गांधी जी टॉक्स अबाउट मतलब गांधी जी क्या बात की है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में, है ना, भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उनके बारे में महात्मा जी ने क्या बताया है, महात्मा गांधी जी ने क्या बताया है। तो यही बता रहे हैं इस पैराग्राफ में कि इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी जी टॉक्स अबाउट। अब गांधी जी ये बताएंगे इसमें, टॉक्स अबाउट मतलब गांधी जी इसके बारे में बात करेंगे कि द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन मतलब जो भारतीय सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता, जो भारतीय सभ्यता है उसने समय के साथ अपना सुदृढ़ नींव कैसे कायम बनाया रखा है आज तक। जैसे कई देशों का सभ्यता बदल गया, बट हमारी जो सभ्यता संस्कृति है वो अभी तक बनाए हुई है। तो गांधी जी यही बताते हैं इस चैप्टर में कि जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उन्होंने बढ़ते समय के अनुसार या पासेज ऑफ टाइम मतलब समय के बीतते समय के अनुसार या बीतते समय को देखकर कैसे डटकर मुकाबला किया, है ना, कैसे खड़ा रहा हमारी संस्कृति सभ्यता। तो इसी के बारे में ये कहा हुआ है कि गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन मतलब जो हमारी साउंड फाउंडेशन ऑफ, यहाँ से देखिए, यहाँ से सबसे पहले देखिए आप लोग, यहाँ से जो लिखा हुआ है द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन, इसका मतलब हुआ कि हमारी भारतीय सभ्यता की जो सुदृढ़ नींव है, इसका मतलब ये हुआ द साउंड फाउंडेशन। तो यही कहा हुआ है कि विच हैज़ सक्सेसफुली विद स्टूड मतलब मुकाबला किया, खड़े रहा, है ना। स्टूड मतलब होता है, नहीं कहता है अरे उसने जिला स्टूड किया, तो स्टूड मतलब होता है खड़ा रहना, है ना, मुकाबला किया मतलब पूरे जितना भी, जैसे मान लो कोई कहता है भाई वो उसने स्टूड किया, जिसका मतलब हुआ कि पूरे जिला में वो एकदम खड़ा रहा, एकदम डट के खड़ा रहा, सबसे आगे वही था। तो यही जो हमारी सभ्यता है, भारतीय सभ्यता, बदलते समय के अनुसार वो कैसे मुकाबला किया, इसी के बारे में इस चैप्टर में बताने वाले हैं। तो इसका हिंदी भी देख लेते हैं, हिंदी आप समझ गए होंगे आई थिंक, है ना। व्हिच हैज सक्सेसफुली मतलब व्हिच यहाँ पर हमारी सभ्यता के लिए किया गया है, भारतीय सभ्यता के लिए। फिर से देख लीजिए, इन द फ्लोइंग स्टैक मतलब निम्नलिखित उदाहरण में जो दिया हुआ है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, उसमें गांधी जी बात करेंगे किसके बारे में, जो हमारी भारतीय सभ्यता है उसका सुदृढ़ नींव के बारे में बात करेंगे, जो जिन्होंने बढ़ते समय के अनुसार, बीतते समय के अनुसार उसका डट कर मुकाबला किया। तो चलिए उसका हिंदी देख लेते हैं। चलिए हिंदी है ना, देखिए, निम्नलिखित उदाहरण में जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता है ना, निम्नलिखित उदाहरण जो लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, उसमें गांधी जी किसके बारे में बात करेंगे, भाई वो पता रहेगा तब ना हम पढ़ेंगे कि भाई साहब लिख दिया हो गया है, वो जरूरी रहना है। मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ते हैं तो आपको पता रहता है ना कि हाँ भाई ये बायोलॉजी है, तो उस बायोलॉजी में आज को हमको ये टॉपिक पढ़ना है, आज को हमको ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, कल हमको एनिमल के बारे में पढ़ना है, हमको पता रहता है तब ना पढ़ते हैं, है ना। तो इसीलिए इसमें ये पहले बता दिया गया है कि इस चैप्टर में जो महात्मा गांधी जी ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में कहे हैं वो क्या कहे हैं। तो इस ये कहे हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, इसमें गांधी जी ने भारतीय सभ्यता की सुदृढ़ नींव की बात की है, जिसने समय के साथ सफलतापूर्वक मुकाबला किया है ना। हमारी जो संस्कृति है बदलते समय को देखकर नहीं डरा है, डट कर मुकाबला किया है ना, अपनी संस्कृति पर कायम रहा है। चलिए लास्ट, आई थिंक लास्ट होगा ये। चलिए लास्ट में है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी। देखिए, और यहाँ पर कहा हुआ है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन पता ही होगा, जिसको बोलते हैं पश्चिमी सभ्यता, है ना। जैसे जीन्स सब आ गया, वो सब कौन है, पश्चिमी सभ्यता का सब है, जीन्स सब। हाँ, तो महात्मा मतलब जो महात्मा गांधी सब
ये कहे है, देखिए क्या कहे है कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी मतलब होता है प्रवृत्ति, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरी टेंडेंसी है कि मैं पढ़ता ही रहता हूँ, मतलब मेरी ज़्यादातर टेंडेंसी यह रहती है कि मैं पढ़ता ही रहता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो ज़्यादातर प्रवृत्ति होती है पढ़ने की होती है ना, मैं ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ। तो यहाँ पर जो है मतलब टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि कुछ आगे की ओर जो जाता है, मतलब आगे की ओर समझ सकते हैं टेंडेंसी, है ना। प्रवृत्ति कैसा है, प्रवृत्ति मतलब आगे बढ़ने की उसकी वृत्ति कैसी है, उसी को हम प्रवृत्ति बोलते हैं, टेंडेंसी बोलते हैं। तो आगे है द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियल। प्रिविलेज मतलब होता है विशेषाधिकार, या उसको जैसे हम लोग पढ़ते थे, जब हम लोग पढ़ते थे हमारे क्लास में कोचिंग में, तो एक प्रिविलेज बैच बनाया जाता था, प्रिविलेज जिसको विशेष अधिकार मिलता था, मतलब हम लोग को प्रिविलेज बैच बनाया जाता था और उसमें अच्छे अच्छे टीचर दिए जाते थे। तो प्रिविलेज मतलब होता है कि एक विशेष अधिकार रखने वाला, है ना, एक प्रमुख, मतलब जिसमें कुछ हकदार हो, है ना, उसमें कुछ अच्छा हो, उसको प्रिविलेज बोलते हैं, है ना। तो जैसे हम लोगों को बैच बनाया जाता था, प्रिविलेज बैच बनाया जाता, तो उसमें मैं पढ़ता था, मतलब उसमें अच्छे अच्छे टीचर देते थे, मतलब सभी जगह प्रिविलेज होता है ना, प्रिविलेज सभी जगह होता है। तो जो पश्चिमी संस्कृति है, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच है, जिसके पास किसकी प्रवृत्ति है, तो प्रिविलेज मटेरियलिटी मतलब वो भौतिकवादी को वो ज़्यादा प्रमुखता देता है ना। मटेरियलिटी मतलब होता है भौतिकता, जैसे नहीं कहते हैं हम लोग, जैसे सर जी बोलेंगे भाई भौतिक वस्तु पे ध्यान मत दो, भौतिक वस्तु हो गया जैसे घड़ी, साइकिल, जितना भी देख रहे हैं सब भौतिकता है। तो जो पश्चिमी सभ्यता है वो भौतिकता पे टिकी हुई है ना, वो भौतिकता को विशेष अधिकार देते हैं, वो प्रमुखता देते हैं भौतिकता को। तो गांधी जी कहे हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो भौतिकता को विशेषाधिकार देती है ना, उसको प्रमुखता देती है, लेकिन कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, मतलब उसकी जो सभ्यता है पश्चिमी सभ्यता, उससे हमारी भारतीय सभ्यता कभी नहीं मैच खा सकती, कभी नहीं मेल खा सकती, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, वो किसको उठाती है, एलिवेट्स मतलब होता है उठाना या बढ़ाना, वो हमारे मोरल बीइंग को, मतलब हमारे जो नैतिक कर्तव्य है उसको बढ़ाती है, नैतिकता को बढ़ाती है। इसलिए पश्चिमी सभ्यता से हमारी सभ्यता, हमारी भारतीय सभ्यता कभी मेल नहीं खा सकती, है ना। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स, जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, वो क्या करता है, एलिवेट्स करता है। एलिवेटर आप लोग जानते हो, एलिवेटर होता है सीढ़ी वाला जो नाचता रहता है, सीढ़ी स्टेशन सब पे लगा रहता है, उसको एलिवेटर बोलते हैं। तो एलिवेटर क्या करता है, जब हम बैठते हैं तो क्या कभी नीचे उतारता है, ऊपर की ओर ले जाता है ना। तो एलिवेट्स करता है मतलब बढ़ाता है मोरल बीइंग को, जो हमारी नैतिकता है, नैतिक कर्तव्य है ना, संस्कार है, वो बढ़ाता है भारतीय संस्कृति। इसलिए महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, मतलब जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो मोरल बीइंग को, नैतिकता को बढ़ाती है, बट जो पश्चिमी सभ्यता है वो तो क्या करती है कि भौतिकता को विशेषाधिकार देता है ना, प्रिविलेज मटेरियलिटी, है ना, भौतिकता को विशेषाधिकार देता है, उसको बढ़ावा देता है, इसलिए कभी मैच नहीं कर सकती है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होगा। इससे पहले हम आपको कुछ दिखा देते हैं, है ना, आपको कुछ दिखा देते हैं, मतलब महात्मा गांधी जी की बचपन की तस्वीर, है ना, कस्तूरबा गांधी जी उनकी पत्नी थी, उसका तस्वीर आप लोग को हम दिखा देते हैं। रुकिए, चलिए, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ, रुकिए एक मिनट, इसमें होगा शायद, हाँ चलिए निकल गया, बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये सब वे फोटोज है ना, कि महात्मा गांधी का मृत्यु कहाँ किया गया था, मतलब उनकी हत्या कहाँ कर दी गई थी, किस स्थान पे। चलिए इंपोर्ट कर देता हूँ मैं। देखिए ये जो है महात्मा गांधी जी है, बनकर बचपन के तस्वीर है, देख लीजिए ठीक से है। उसके बाद देखिए ये है कस्तूरबा गांधी, उनकी पत्नी, मतलब उनकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, 14-15 साल हुए होंगे ना तब उनकी शादी हो गई थी। ये है महात्मा गांधी जी और यह है कस्तूरबा गांधी, वो पता ही होगा। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए साउथ अफ्रीका का पिक है, ये जब 1893 में गए थे तो 2 साल बाद का ये पिक है ना। एक वकालत करने के लिए गए थे एक व्यापारी के सिलसिले में, व्यापारी का नाम भूल रहा हूँ मैं, आप लोग पढ़े होंगे। तो ये दक्षिण अफ्रीका का तस्वीर है। आगे ये देखिए, ये है साबरमती आश्रम, ये देखिए कितना अच्छा है, ये है साबरमती आश्रम, देख लीजिए ठीक से।
1916 में बनाया था। देखिए है ना, गुजरात में गांधी का घर, गुजरात में गांधी जी यहीं रहते थे। कितना अच्छा है, देख रहे हो, अभी भी है वहाँ गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए ये जो दिख रहा है आपको दांडी यात्रा का। उसके बाद अगला है, देखिए ये जो है ये गांधी स्मृति है नई दिल्ली में। मतलब लास्ट टाइम में जो महात्मा गांधी लास्ट टाइम में यहाँ पर समय बिताए थे महात्मा गांधी जी। देख लीजिए, कभी जाइएगा दिल्ली तो घूम लीजिएगा। गांधी स्मृति उसको बोलते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। ये है इसके पत्र। ये दक्षिण अफ्रीका में जो बनाया गया है ना, ये है गांधी जी का मूर्ति। व्यापारिक क्षेत्र के केंद्रीय स्थान पीए तेरमार्तिज़बुर्ग। कैसा नाम है भाई, दक्षिण अफ्रीका में है ये। जो दब गए थे तो बनाए होंगे उन वहाँ के अनुयायियों सब ने। ये देखिए ये जो दिख रहा है ये वाला जो है, यहाँ पर महात्मा गांधी जी का हत्या किया गया था। यहाँ पर इस स्थान पे, मतलब ऐसा नहीं था पहले, बनाया गया है। मतलब उस जगह पे भाई, जगह को भी हाईलाइट कर दिया गया। इतना बड़े आदमी थे ये। यहाँ कहाँ है ये दिखा देते हैं आप। देखिए यह नई दिल्ली में गांधी स्मृति पर शहादत स्तंभ उस स्थान को चिन्हित करता है जहाँ पर उनकी हत्या हुई थी। यहीं पर इनकी हत्या किया गया था। चलिए अगला है, ये देखिए आगे है ये। यहाँ पर उनकी अस्थियाँ रखी गई है राजघाट में, आगा खान पैलेस में। गांधी जी का अस्थियाँ पुणे भारत। मतलब इसमें जो है गांधी जी का अस्थियाँ रखा है ना, अस्थियाँ जैसे गंगा में बहाता है तो उसको यहाँ रखा गया है। उसके बाद अगला देखिए, ये है राजघाट में गांधी जी का क्या बोलता है उसको, दाह संस्कार हुआ था। यहीं पर जो जलाते हैं ना, हम लोग मर जाता है कोई तो उसको जलाते हैं, तो यहीं पर है। यहीं पर गांधी जी का दाह संस्कार हुए थे। तो चलिए आई होप आज की इस वीडियो में आप लोगों को मज़ा आया होगा। आशा करता हूँ आप सबको ये अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।